क्या होता है जब एक साधारण सा दिखने वाला साधु गेरुआ वस्त्र पहने, हाथ में सिर्फ एक छड़ी और आंखों में अजीब सी गहराई लिए एक दिन चुपचाप गांव के थाने में दाखिल होता है। न कोई दरवाजा खटकाता है, न कोई आदेश दिखाता है, बस अंदर आता है और कहता है, मुझे थाने का हाल देखना है। कोई उसे भिखारी समझता है, कोई पगला, लेकिन कुछ ही घंटों में थाने का सबसे दबंग दरोगा, जिसकी जुबान पर पहले आग निकलती थी, अब सामने सिर झुकाकर खड़ा है और कांप रही हैं उसकी उंगलियां। और तब पता चलता है, ये साधु कोई बाबा नहीं, बल्कि खुद जिला अधिकारी है, जो भेष बदल कर आया है सच देखने। अब वो ना चिल्लाएगा, ना डंडा चलाएगा, ना कैमरा लेकर दौड़ेगा। वो बस एक एक फाइल खोलेगा, एक एक आंख पढ़ेगा और पूरा थाना नाप देगा सन्नाटे में। ये कहानी है एक चुप साधु की, जिसने लाठी नहीं उठाई, लेकिन एक एक गुनहगार को गिरा दिया, कलम, कानून और कनपटी की नजर से। और दोस्तों, अगर यह कहानी आपके दिल से छू जाए तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर रोज ऐसी कहानी आती रहती हैं। और हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी, और कमेंट बॉक्स में अपना और अपने शहर का नाम भी जरूर लिखें, क्योंकि जब हम आपके और आपके शहर के नाम को पढ़ते हैं तो हमें बहुत खुशी मिलती है। दोपहर की तपती धूप में थाने की दीवारें भी चुप थीं। बाहर लगे लोहे के गेट को खामोशी निगल चुकी थी। कोई शोर नहीं, कोई भागदौड़ नहीं, बस एक थका हुआ पंखा अंदर के कमरे में झूल रहा था, जैसे थाने के कामकाज से वो भी ऊब चुका हो। बरामदे में 4 कांस्टेबल पान और गुटखे के डिब्बे पास पास रखे हंसी ठहाके कर रहे थे, मानो कानून की चौखट पर कोई तमाशा चल रहा हो। इसी गली से एक व्यक्ति धीरे धीरे थाने की ओर बढ़ा। उसकी चाल सीधी, नजरें जमीन पर और बदन पर गेरुआ रंग का साफ सुथरा वस्त्र, ऐस चेहरा एकदम साफ, न कोई दाढ़ी, न मूंछ, न छोटी, न जटा, बस एक गेरुए कपड़े में लिपटा हुआ सीधा साधा पुरुष। न हाथ में माला, न कंठी, और ना ही कोई झोली लटकती थी उसके कंधे पर। वह ऐसा लग रहा था जैसे कोई सन्यासी नहीं, बल्कि खुद में डूबा कोई पुराना राज लिए चला आ रहा हो। उसने थाने के बरामदे में कदम रखा। उसकी चप्पलें बहुत साधारण थीं, लेकिन उसके पैरों की थाप में नर्म दृढ़ता थी। राम राम, उसने धीमे से कहा। कांस्टेबल ने आंखें उठाकर उसे देखा, फिर उपहास के स्वर में बोला, राम राम बाबा, क्या सेवा करें आपकी? मंदिर तो पिछली गली में है। साधु ने उसकी बात का उत्तर नहीं दिया, सीधे थाने के मुख्य हॉल में दाखिल हो गया। अंदर दरोगा महेश पांडे एक टेबल पर बैठा अपनी प्लेट में गोश्त के टुकड़े निगल रहा था। पसीने से उसकी गर्दन भीगी हुई थी और मुंह में आधा पान भरा था। वो अपने आप में मस्त था, जैसे कानून उसके कमरे की दीवार पर टंगा एक शो पीस हो। साधु एकदम सामने आकर खड़ा हो गया। दरोगा ने चौंक कर देखा। अबे, तू कौन है? साधु ने संयमित स्वर में कहा। मैं एक यात्री हूं, रास्ता भटक गया था। देखा यहां पुलिस थाना है तो सोचा व्यवस्था का हाल देख लूं। दरोगा की भौहें चढ़ गईं। क्यों बे, व्यवस्था का हाल तू देखेगा? यहां क्या साधु लोग निरीक्षण करने लगे हैं अब? मैं साधु नहीं, उसने कहा। मैं सिर्फ एक आदमी हूं जो देखना चाहता है कि इंसाफ की जगह पर कितनी गंदगी है। दरोगा थोड़ा सीधा हुआ, फिर उसने हंसते हुए कहा, यहां रोज लोग आते हैं, कोई बीमा मांगता है, कोई न्याय, सबको समय लगता है। तू कौन बड़ा बाप निकला जो सीधे देखने चला आया? साधु चुपचाप कुर्सी पर बैठ गया और सामने की दीवारों को देखने लगा। दीवारें जिन पर पुरानी एफआईआर की सूचनाएं टंगी थीं, कुछ पीली पड़ चुकीं, कुछ अजीब नामों से भरी हुईं, जो गांव की सच्चाइयां छुपाने की कोशिश में खुद गवाह बन चुकी थीं। तभी थाने के बाहर से एक महिला भागती हुई अंदर आई। उसकी गोद में उसका बेटा था, खून से सना हुआ। दरोगा बाबू, वो चीखी, मेरे बेटे को गांव के गुंडों ने खेत में पीटा है, जान लेने की कोशिश की, कृपा करके शिकायत दर्ज कीजिए। दरोगा ने बिना हिले कहा, अरे भाग यहां से, पहले अस्पताल ले जा, बाद में देखेंगे तेरा नाटक। महिला फूट फूट कर रोने लगी। 4 बार आ चुकी हूं, शिकायत नहीं लिखते, मेरे खेत भी उन्होंने छीन लिए, अब बेटा भी, आप कुछ तो करिए। साधु ने वह दृश्य बिना पलक झपकाए देखा, फिर धीमे से कहा, क्या यही है आपकी न्याय व्यवस्था? दरोगा ने घूर कर देखा। ओ बाबा, तुम ज्यादा मत बोलो,
तुमको जो कहना है मंदिर में जाओ, प्रवचन दो। यहां थाने में सब मेरे हिसाब से चलता है। साधु ने जेब से एक सफेद कागज निकाला, कांस्टेबल की मेज पर रख दिया। ये क्या है? कांस्टेबल ने पूछा। पहचान पत्र, साधु ने कहा। कांस्टेबल ने जब उसे खोला तो उसकी आंखें फटी रह गईं। पढ़कर उसकी आवाज सूख गई। सर, ये तो जिला अधिकारी, गोपालपुर जिला। नाम रामचरण मिश्रा। दरोगा के हाथ से गिलास गिर गया। उसने कांपते हुए पूछा, क्या? साधु अब धीरे से खड़ा हुआ। अब उसकी आवाज पहले से भारी थी। हां, मैं वही हूं, जिला अधिकारी, और इस थाने का निरीक्षण करने आया हूं। तुम्हारी व्यवस्था का, तुम्हारी नीयत का और तुम्हारे कानून के व्यापार का। थाने के भीतर एक अजीब सी सरसराहट फैल गई। तुम्हें लगता है कि गेरुआ पहन लेने से मैं बस साधु हूं? नहीं, मैं वो हूं जो देखता है बिना बोले भी। पिछले 15 दिन से मैं इस गांव में हूं। देखा है कैसे तुम दबंगों से मिले हुए हो, कैसे शिकायतें दर्ज नहीं होती, कैसे खेत छीने जाते हैं, कैसे औरतें यहां आकर लौट जाती हैं। अब वो दिन गया जब अधिकारी कुर्सी पर बैठकर फाइलें देखता था। अब मैं सामने देखता हूं, जमीन पर। दरोगा अब हिल नहीं पा रहा था। उसका मुंह सूख गया था और बाकी कांस्टेबल जड़वत खड़े थे। साधु ने फिर कहा, अब यह निरीक्षण समाप्त नहीं, आरंभ हुआ है। जो देखा है वो दर्ज होगा। जो दर्ज होगा उसकी कार्यवाही होगी, और जो कार्यवाही होगी उसमें न रिश्वत बचेगी न बहाना। बाहर सायरन की आवाज आई। 3 गाड़ियां थाने के बाहर आकर रुकीं। जिला अधिकारी ने एक इशारा किया। दरवाजे से 4 वरिष्ठ अधिकारी अंदर दाखिल हुए। गिरफ्तारी की कार्रवाई शुरू करो, उन्होंने कहा। महेश पांडे की आंखों में अब डर नहीं, खालीपन था। जिला अधिकारी, गेरुआ वस्त्रधारी लेकिन न्याय का प्रतीक, धीरे धीरे मुड़ा और चलते चलते कहा, जब वर्दी वाले लुटेरे बन जाएं तो न्याय साधु बनकर आता है। मगर उसके हाथ में सिर्फ माला नहीं होती, उसके पास समय, सबूत और सिस्टम होता है। थाने के बाहर अब माहौल बिल्कुल बदल चुका था। जो जगह पहले सुस्ती और लापरवाही से भरी हुई थी, वहां अब हर सिपाही के चेहरे पर तनाव की रेखाएं उभर आई थीं। दरोगा महेश पांडे, जो कुछ ही पल पहले तक खुद को पूरे इलाके का राजा समझता था, अब एक टेबल के कोने से चुपचाप अपनी हथेली में पसीना छिपाने की कोशिश कर रहा था। उसके मुंह का पान सूख चुका था और आंखों में जो पहले गुरूर था, अब उसकी जगह सफेदी और घबराहट तैर रही थी। जिला अधिकारी रामचरण मिश्रा साधु वेश में, बिना दाढ़ी, बिना छोटी, चुपचाप थाने के हर कोने में घूमने लगा। कोई सायरन नहीं, कोई बड़ी गाड़ी का रौब नहीं, बस उसका शांत चेहरा और उसकी सीधी चाल पूरे परिसर में ऐसा असर फैला रही थी जैसे वर्षों से जमी गंदगी को किसी ने झाड़ू लगाकर उखाड़ना शुरू कर दिया हो। उसने सबसे पहले मालखाने की ओर इशारा किया। वहां का ताला खोलो, उसने कहा। एक कांस्टेबल ने तुरंत हाथ जोड़े। साहब, मालखाना तो हेड कांस्टेबल के पास चाबी है, अभी वो बाहर गया है। झूठ मत बोलो। मिश्रा ने नजरें सीधी उसकी आंखों में गड़ा दीं। कांस्टेबल कांपते हुए भीतर गया और चाबी लेकर लौटा। ताला खुला। अंदर 4 लाठी, एक टूटा कंप्यूटर, जब्त की गई पुरानी साइकिलें और एक बोरा पड़ा था जिसमें जब्त गांजा और कुछ नकली दवाइयां होने की रिपोर्ट थी। इन सब का रिकॉर्ड लाओ, जिला अधिकारी ने कहा। महेश पांडे अब उठ खड़ा हुआ, जैसे कुछ कहना चाहता हो। सर, मैं बता सकता हूं, वो रिपोर्ट अभी बन रही है। कुछ गड़बड़ी थी फाइलों में। मिश्रा ने उसकी बात बीच में ही काट दी। गड़बड़ी फाइलों में नहीं है, नीयत में है, और वही मैं देखने आया हूं। फिर वो सीधा शिकायत रजिस्टर के पास गया। वहां एक पुरानी मोटी बही रखी थी, धूल से भरी, किनारे मुड़ी हुई। पिछले 3 महीनों में कुल कितनी शिकायतें आईं? उसने पूछा। दरोगा ने हिचकिचाते हुए कहा, सर, कोई 60-70 रही होंगी। और कितनी दर्ज की गईं? मिश्रा ने दोबारा पूछा। दरोगा चुप रहा। जिला अधिकारी ने खुद रजिस्टर पलटना शुरू किया। नाम थे, लेकिन आधे खाली पन्ने, या हर बार वही 2-3 लोगों के खिलाफ शिकायत। 2-3 नामों के अलावा और किसी पर कार्यवाही नहीं हुई थी। ये क्या है? उसने पूछा। सिर्फ 2 परिवारों के खिलाफ कार्यवाही और बाकी सब शिकायतें अधूरी? ये क्या कोई आपसी दुश्मनी का धंधा चल रहा है? दरोगा की आवाज अब घुटी हुई थी।
सर, कभी कभी ग्रामीण लोग झूठी शिकायतें कर देते हैं। हम लोग तो बस बस क्या, थाने में झूठ सच तय करने का अधिकार किसे दिया तुम्हें? मिश्रा की आवाज अब भी शांत थी, मगर उसमें ऐसी धार थी जो सीधे आत्मा पर कट कर जाती थी। इतने में बाहर शोर हुआ। कुछ ग्रामीण जमा हो गए थे। शायद किसी ने खबर फैला दी थी कि एक साधु के रूप में जिला अधिकारी खुद थाने का निरीक्षण कर रहा है। उनमें से एक बूढ़ा किसान आगे आया। साहब, मेरी 2 बीघा जमीन प्रधान के भतीजे ने कब्जा ली। 6 बार रिपोर्ट लिखवाई। हर बार दरोगा जी ने कहा देखेंगे। आज 2 साल हो गए, फैसला नहीं हुआ। खेत मेरा, मगर चुप रहना पड़ा। पीछे से एक महिला बोल पड़ी, साहब, मेरा आदमी मर गया, खेत में करंट लगकर, रिपोर्ट भी थी, मगर जिसने तार फैलाया वो दरोगा जी का साला निकला। केस दबा दिया गया। हर ओर से आवाजें उठने लगीं। शिकायतें नहीं, घावों की चीखें। साधु वेशधारी जिला अधिकारी चुपचाप सब सुनता रहा। उसने कोई भाषण नहीं दिया, बस धीरे से रजिस्टर में सब नोट करता गया। दरोगा अब पूरी तरह से बौखला गया था। उसने एक सिपाही को इशारे में बुलाया, धीमे से कहा, जा, अंदर से वो नीला फोल्डर हटा दे, उसमें प्रधान का हिसाब है। लेकिन ये बात मिश्रा ने सुन ली। वो पलटा और बोला, रुको। सिपाही वहीं जम गया। अब ये भी होगा, मिश्रा ने कहा। इस थाने के हर कमरे की तलाशी, हर फाइल की जांच और हर रिपोर्ट की स्वतंत्र समीक्षा। अब ये सिर्फ निरीक्षण नहीं, कार्यवाही है। तभी उसके मोबाइल पर कॉल आया। उसने सिर्फ इतना कहा, हां, मैंने निरीक्षण शुरू कर दिया है। कार्रवाई के आदेश तैयार रखो। हां, पूरा थाना रेखांकित किया जाएगा। हां, पूरा। फिर वो मुड़ा और दरोगा की ओर देखा। महेश पांडे, तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से लोग कानून से डरने लगे हैं, मगर अब डर तुम्हें लगेगा। मैंने देखा है कैसे तुमने लोगों की जमीनों पर कब्जा करवाया, कैसे लड़कियों की शिकायतें दबाईं और कैसे खुद के रिश्तेदारों को गुनहगार से अफसर बना दिया। अब तुम बच नहीं सकते। इस साधु के वस्त्रों के भीतर अब अदालत बैठी है, और वो अदालत न रिश्वत लेती है, न सिफारिश। दरोगा अब बोल नहीं पा रहा था। सन्नाटे के बीच जिला अधिकारी साधु वेश में बिना कोई गुस्सा किए एक एक कमरे में घूमा, सबका चेहरा देखा और सबकी नीयत तौल ली। थाने की दीवारें अब भी वैसी ही थीं, टूटी, पुरानी, मगर उस दिन पहली बार उनमें कोई गूंज सुनाई दी थी। वो गूंज न्याय की थी, एक ऐसे आदमी की थी जिसने चुपचाप आकर सब कुछ देख लिया और अब चुपचाप बदल भी देगा। थाने के पिछले हिस्से में एक पुराना कमरा था, जहां सामान्य दिनों में कोई नहीं झांकता था। वहां केवल धूल, पुरानी फाइलें और दीवारों पर टंगी धुंधली तस्वीरें थीं। एक थाना प्रभारी की, जो अब रिटायर हो चुका था, एक स्वतंत्रता सेनानी की, जिसकी आंखें फोटो में भी जैसे कुछ देख रही थीं, और एक पुरानी दीवार घड़ी जो शायद कई सालों से बंद थी। जिला अधिकारी रामचरण मिश्रा, जो अब तक साधु के वेश में हर कोने की परत खोल चुके थे, उस कमरे की ओर बढ़े। उनके साथ अब 2 अन्य अधिकारी भी थे, जिन्हें उन्होंने निरीक्षण से कुछ ही मिनट पहले बुला लिया था, ताकि दरोगा और उसके लोगों को लगे कि वह अकेले हैं। मिश्रा ने कमरे की छत देखी, दीवारों पर नजर डाली और अचानक एक कोने में पड़ी लोहे की आलमारी पर ठिठक गए। ये कब से बंद है? उन्होंने एक कांस्टेबल से पूछा। कांस्टेबल ने झिझकते हुए कहा, सर, इसमें पुराने जमाने की फाइलें रखी थीं, अब तो ताला भी जाम हो गया है। कितने साल से? मिश्रा ने दोबारा पूछा। शायद 6 से 7 साल। कांस्टेबल की आवाज धीमी होती चली गई। तो इस ताले को तोड़िए, मिश्रा ने आदेश दिया। आलमारी का ताला एक भारी हथौड़ी से तोड़ा गया। जब उसका दरवाजा खुला तो अंदर एक अजीब सी सड़ांध भरी हवा बाहर निकली, जैसे सालों पुरानी सच्चाइयां बाहर झांक रही हों। फाइलों के ढेर में से कुछ कागज झड़ चुके थे, कुछ पर चूहे काटने के निशान थे, लेकिन एक फोल्डर पर ध्यान गया, जिस पर नाम था विवादित भूमि, पश्चिम टोला। मिश्रा ने वो फोल्डर निकाला और खोला। अंदर के दस्तावेजों में एक महिला का नाम बार बार आ रहा था, सावित्री देवी पत्नी रामासरे, और हर जगह लिखा था शिकायत निरस्त, पारिवारिक विवाद। पर जो हस्ताक्षर थे वो 2 अलग अलग अक्षरों से बने हुए थे। ये हस्ताक्षर एक जैसे नहीं है, मिश्रा ने अपनी डायरी में नोट किया। एक में इस गोल है, एक में सीधा,
दोनों अलग हैं। दरोगा महेश पांडे को बुलाइए, उन्होंने कहा। दरोगा अब तक अपने कमरे में बैठा था, जहां उसकी हथेली बार बार अपने पसीने को पोंछ रही थी। जब उसे बुलाया गया तो उसका चेहरा बुझा हुआ था। महेश जी, मिश्रा ने कहा, ये जो शिकायत है सावित्री देवी की, इसका क्या हुआ? सर, पारिवारिक विवाद था, पति पत्नी का मामला सुलझा लिया गया था गांव के पंचायत में। सावित्री देवी विधवा हैं, मिश्रा ने बीच में कहा। दरोगा चुप। और उनका पति 12 साल पहले ही मर चुका था। दरोगा की सांस जैसे अटक गई। तो पंचायत में कौन सी सुलह हुई थी? कोई जवाब नहीं। आप जानते हैं कि उस जमीन पर अब किसका कब्जा है? मिश्रा ने पूछा। मुझे नहीं पता। महेश पांडे की आवाज डगमगाई। आपके साले के नाम रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हुई थी 6 महीने पहले। मिश्रा ने फाइल से कागज निकाला। फिर वो धीरे धीरे थाने के मुख्य हॉल की ओर बढ़े, जहां अब गांव के लोग जमा हो चुके थे। महिला, पुरुष, बुजुर्ग, सबकी निगाहें उस गेरुए वस्त्रधारी साधु पर थीं, जो बोल कम रहा था लेकिन बदलाव की आंधी बन चुका था। मैं पिछले कई हफ्तों से इस गांव में था, मिश्रा ने सार्वजनिक रूप से बोलना शुरू किया। मैंने न साधु का चोला इसलिए पहना कि मैं धार्मिक हूं, बल्कि इसलिए ताकि तुम सबकी सच्चाई बिना नकाब के देख सकूं। मैं मंदिरों में नहीं, गलियों में गया। मैं प्रधान के घर नहीं, खेतों में गया। मुझे पता चला यहां का थाना अब थाना नहीं रहा, एक व्यापार केंद्र बन गया है, जहां इंसाफ बिकता है, जमीनें हथियाई जाती हैं और औरतों की शिकायतें थानों के कोनों में दम तोड़ देती हैं। गांव के लोगों में फुसफुसाहट शुरू हो गई। किसी ने कहा, पहली बार कोई अफसर आया है जो बोल नहीं रहा, कर भी रहा है। मिश्रा ने कहा, अब से इस थाने का पूरा संचालन निलंबित रहेगा। महेश पांडे और उनके 2 निकट सहयोगी तत्काल प्रभाव से निलंबित किए जाते हैं। नए प्रभारी की नियुक्ति होगी, बाहर से, किसी अन्य जिले से, और साथ में एक विशेष जांच समिति गठित होगी, जिसमें 3 गैर पुलिस अधिकारी होंगे, जिनमें गांव से भी एक प्रतिनिधि शामिल रहेगा। दरोगा पांडे का चेहरा पीला पड़ गया। उसने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन मिश्रा ने उसकी ओर देखा तक नहीं। अब ये गेरुआ चोला मैं उतारूंगा, उन्होंने कहा, क्योंकि काम हो चुका है। मगर याद रखना, अगली बार कोई साधु दरवाजे पर दस्तक दे तो उसे हल्के में मत लेना। क्या पता वो भेष में न्याय हो। भीड़ चुपचाप खड़ी थी। किसी ने तालियां नहीं बजाईं, कोई नारा नहीं लगा, मगर सबके चेहरों पर जो भाव था वो सिर्फ एक शब्द में समा रहा था, विश्वास। जिला अधिकारी रामचरण मिश्रा ने जब गेरुआ वस्त्र उतारकर सरकारी जैकेट पहन लिया, तब पहली बार थाने के लोगों को उसकी आंखों की असली भाषा समझ में आई। वो भाषा जिसमें सिर्फ सन्नाटा नहीं, बल्कि भीतर तक चीर देने वाली न्याय की धार होती है। अब वे कोई साधु नहीं, एक एक शब्द पर कार्रवाई करने वाला अफसर बन चुके थे। और ये रूप गांव के हर उस आदमी के लिए अजूबा था जो अब तक वर्दी वालों को ही सबसे बड़ा भगवान मानता था। थाने के पुराने हेडरूम में एक अस्थाई टेबल लगाई गई, जहां निरीक्षण की फाइलें जमा होने लगीं। 3 अफसर और एक महिला समाज सेविका को टीम में रखा गया, जो गांव की महिलाओं की शिकायतें सीधे सुनेगी, बिना पुलिस के हस्तक्षेप के। मगर असली हलचल तब शुरू हुई जब मिश्रा ने पेंडिंग शिकायतों को एक एक कर बाहर मंगवाना शुरू किया। पहली शिकायत थी अनीता देवी बनाम सुरेंद्र सिंह, जिसमें अनीता ने आरोप लगाया था कि उसकी नाबालिग बेटी को बहला फुसलाकर भगा ले जाया गया था और महीनों से कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। अनीता रोती हुई अंदर आई। उसके पीछे उसकी लड़की, जिसकी आंखों में थकावट थी, मानो कुछ कहने की ताकत ही नहीं बची थी। मिश्रा ने लड़की की ओर देखा। बोलो बेटी, क्या हुआ था? लड़की कुछ नहीं बोली, बस अपनी मां की गोदी में सिर रख दिया और फफक पड़ी। मिश्रा ने तुरंत महिला अधिकारी को इशारा किया, इनसे अलग कमरे में बात कीजिए, फौरन। कुछ ही देर में रिपोर्ट आई, लड़की का मेडिकल नहीं हुआ था, न ही कोई केस दर्ज। दरोगा ने पूरी फाइल पर मर्जी से गई थी लिखकर बंद कर दिया था। मिश्रा का चेहरा अब ठंडा नहीं रहा। महेश पांडे को तत्काल प्रभाव से हिरासत में लो, उन्होंने 2 अधिकारियों से कहा। पांडे अब तक थाने के एक कोने में बैठा था, जैसे किसी बुने हुए मकड़जाल में खुद ही फंस गया हो। सर, मेरी तो बात ही नहीं सुनी आपने,
वह गिड़गिड़ाने लगा। तेरी बहुत सुन ली थी इस इलाके ने। मिश्रा ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, अब बहुत हो गया, अब तू सुनेगा। न्याय की आवाज। हिरासत में जाते हुए महेश पांडे के हाथ कांप रहे थे। गाड़ी में बैठते हुए उसने देखा, वही साधु जिसके पैर वो देख नहीं पाया था, आज उसकी गर्दन झुका रहा है। अब मिश्रा की नजर उस सरकारी रिकॉर्ड कक्ष पर गई जहां शिकायतों को दर्ज करने वाली मोटी रजिस्ट्रियां पड़ी थीं। उन्होंने सभी फाइलें नगर स्तर की विशेष जांच समिति को भेजने का आदेश दिया और कहा, अब ये थाने का इतिहास नहीं, अदालत में सबूत बनेंगे। उसी शाम गोपालपुर थाने के बाहर नोटिस चस्पा किया गया। इस थाने के समस्त कार्य अस्थायी रूप से विशेष अधिकारी द्वारा संचालित किए जाएंगे। जनता को आश्वस्त किया जाता है कि अब प्रत्येक शिकायत पर निष्पक्ष सुनवाई होगी। गांव के लोग धीरे धीरे थाने के पास जमा हो रहे थे। कोई मंत्र नहीं चल रहा था, न ही कोई डंका बजा, मगर एक बुजुर्ग ने अपनी लाठी थामे कहा, बिटिया, आज पहली बार इस दरवाजे से इंसाफ निकला है, डर नहीं। औरतों के चेहरों पर संकोच की जगह हौसला था। बच्चों की निगाहें अब थाने को घूरने वाली नहीं, समझने वाली हो गई थीं। मिश्रा अब गांव के प्राथमिक विद्यालय में पहुंचे, वही स्कूल जहां दरोगा के भांजे की दबंगई से कई मासूम बच्चियां पढ़ना छोड़ चुकी थीं। वहां मास्टरनी के चेहरे पर डर अब भी बाकी था। मुझे पूरी सूची दो। पिछले साल किस बच्ची ने स्कूल छोड़ा, किसने किस वजह से नाम कटवाया, मिश्रा ने कहा। सूची आई, उसमें 8 नाम थे और सभी के सामने लिखा था, पारिवारिक कारण। इनमें से 3 लड़कियां अब कहां हैं, उन्होंने पूछा। सर, 2 तो खेतों में काम करने लगीं, एक वो तो अब गांव में ही नहीं, मास्टरनी बोली। और वजह? वो बताने से मना करती हैं, डरती हैं, उसने धीरे से कहा। मिश्रा चुप रहे। फिर उन्होंने कहा, अब ये काम डर के भरोसे नहीं चलेगा। अगले हफ्ते से गांव में महिला सुरक्षा रथ चलेगा, जिसमें एक प्रशिक्षित पुलिसकर्मी और एक समाज सेविका हर गली में जाकर हर घर की बेटी से पूछेगी, क्या तुम ठीक हो? यह ऐलान गांव के लिए किसी जलजले से कम नहीं था। दरअसल मिश्रा को पता था, थाने की गंदगी सिर्फ थाने तक सीमित नहीं थी। ये जहर पूरे तंत्र में फैला हुआ था, स्कूल, पंचायत, तहसील, सब जगह। और उसका इलाज सिर्फ सज्जा से नहीं, भरोसे से भी करना होगा। अगले दिन थाने के सामने एक छोटा बोर्ड लगाया गया। थाने का नया ध्येय वाक्य, न्याय ही सेवा है। और उसके नीचे छोटे अक्षरों में लिखा गया, एक साधु आया था जिसने सिखाया, डराओ नहीं, सुनो। तीसरे दिन की सुबह जब सूरज उगने लगा और गांव के कुएं से पानी खींचने की आवाजें आने लगीं, उसी समय थाने के बाहर खड़े लोग अब एक अलग ही रंग में दिख रहे थे। वे अब डर कर नहीं, उम्मीद लेकर आते थे। कुछ अपनी पुरानी शिकायतें दोबारा लिखवाने, तो कुछ पहली बार अपनी आवाज उठाने का साहस लेकर। दरअसल जो बदलाव साधु के वेश में आया था, वो अब गांव के माहौल में घुलने लगा था, चुपचाप पर गहराई से। जिला अधिकारी रामचरण मिश्रा अब साधु का भेष छोड़ चुके थे, लेकिन लोगों की जुबान पर अब भी उन्हें उसी नाम से याद किया जा रहा था। वो साधु बाबू जिनकी नजर से कुछ नहीं छिपता। उस दिन मिश्रा ने थाने के पिछले हिस्से में एक सभा रखवाई, जिसमें सिर्फ आम नागरिकों को बैठने की अनुमति थी। कोई वर्दीधारी नहीं, कोई दलाल नहीं, कोई मुखिया नहीं। वहां न कुर्सियां थीं, न माइक। लोग जमीन पर बैठे थे और मिश्रा एक पत्थर की चौकी पर, बिल्कुल वैसे जैसे गांव में कोई लोक देवता किसी चौपाल में अपनी बात रखता है। आप लोगों को लगता है थाना सिर्फ दरोगा का होता है, मिश्रा ने कहना शुरू किया, मगर असल में यह आपकी सबसे बड़ी अदालत है। यहीं पहली सुनवाई होती है, और जब यहीं से ही आवाज दबा दी जाती है तो इंसाफ का रास्ता नहीं बचता। भीड़ में कुछ चेहरे ऐसे भी थे जो अब तक कभी थाने के पास नहीं गए थे, जैसे एक बुजुर्ग लकड़हारा जिसकी जमीन से जबरन रास्ता खींचा गया था, एक मूक लड़की जिसे चोरी के झूठे आरोप में महीनों तक कोर्ट के चक्कर काटने पड़े, और एक नौजवान जिसे केवल इसलिए पीटा गया था क्योंकि उसने दरोगा के आदमी से सवाल पूछ लिया था। मिश्रा ने सबको अपनी अपनी बात कहने का मौका दिया। कोई भाषण नहीं, कोई रोक टोक नहीं, बस एक सवाल पूछा हर व्यक्ति से, तुमने डर कब महसूस किया था और क्यों? लोगों की कहानियां बाहर आने लगीं।
एक आदमी ने कहा, सर, मैंने अपनी बीवी के साथ हुए जुल्म की रिपोर्ट लिखवाई थी, लेकिन बाद में दरोगा ने उल्टा मुझे ही बंद कर दिया। कहा कि तू झूठ बोलता है। एक लड़की ने कहा, मैं स्कूल में पढ़ना चाहती थी, मगर पुलिस वाले के भतीजे ने जब मेरी साइकिल रास्ते में रोकी और मैं थाने गई तो दरोगा ने कहा, बड़ी बहादुर बनती है। फिर मैं कभी स्कूल नहीं गई। मिश्रा चुपचाप सुनते रहे। कोई टिप्पणी नहीं, कोई भाषण नहीं, बस वो सुनते रहे। एक सादा रजिस्टर था उनके पास, जिसमें वो हर बात नोट करते जा रहे थे। कुछ देर बाद उन्होंने कहा, अब इस गांव में हर महीने एक खुली जनसुनवाई होगी, थाने के अंदर मगर पुलिस के बिना। और उस दिन सिर्फ जनता बोलेगी, वर्दी सिर्फ बाहर पहरा देगी। इस घोषणा के बाद गांव में जैसे कोई आत्मा जागी हो। जो वर्षों से बंधा हुआ था, वो अब सांस लेने लगा था। इसी दौरान एक और घटना ने सबका ध्यान खींचा। एक बच्चा, करीब 11 साल का, थाने के बाहर खड़ा था, अपने छोटे हाथों में एक चिट्ठी पकड़े हुए। जब उससे पूछा गया कि क्या हुआ, तो वो डरते हुए बोला, मेरे पापा को दरोगा साहब ने पीटा था, वो अब घर नहीं आते। ये चिट्ठी है, मम्मी ने कहा था, कभी इंसाफ वाला आदमी आए तो दे देना। मिश्रा ने चिट्ठी खोली। उसमें टूटी फूटी लिखावट में सिर्फ एक लाइन थी, क्या कानून गरीबों का भी होता है या सिर्फ बड़े लोगों का? ये सवाल मिश्रा के भीतर तक उतर गया। उन्होंने तुरंत उस केस की फाइल मंगवाई, लेकिन वो गायब थी। रिकॉर्ड रूम खंगालो, उन्होंने आदेश दिया। 2 घंटे की खुदाई के बाद एक बक्से के नीचे एक पुराना फोल्डर मिला, जिसमें लिखा था, अनाम शिकायत घरेलू झगड़ा। मगर उसके अंदर जो था वो चौंकाने वाला था। शिकायतकर्ता की फोटो किसी दूसरे नाम पर चिपका दी गई थी, दस्तखत झूठे थे और केस को गैर जरूरी बताकर फाड़ दिया गया था। मिश्रा ने उस बच्चे को गोद में उठाया और कहा, बेटा, अब तेरा पापा जहां भी होगा उसे पता चल जाएगा कि तेरा एक चिट्ठी पूरी व्यवस्था को हिला सकती है। अब जो इंसाफ आएगा वो तुम्हारे नाम पर दर्ज होगा। गांव में यह बात आग की तरह फैल गई। साधु बाबू ने एक बच्चे की चिट्ठी से थाने का कागज बदलवा दिया। उस रात गांव की महिलाएं पहली बार एक साथ थाने के बाहर बैठीं, बिना डर के। किसी के हाथ में दिया था, किसी के हाथ में बस उम्मीद। मिश्रा अब एक मिशन पर थे। उन्होंने हर उस दरवाजे की दस्तक सुननी शुरू की जिसे अब तक प्रशासन के कानों ने अनसुना किया था। अब काम होगा चुपचाप, मगर असर होगा तेज, उन्होंने कहा। और अगले दिन ही थाने की एक और पुरानी शिकायत फाइल से निकाली गई, जिसका नाम था गायब लड़की, बंद मामला। उस केस की जांच अब मिश्रा खुद करने वाले थे। गायब लड़की का केस फाइल की मोटाई से नहीं, बल्कि उसकी धूल से पता चल रहा था कि उसे कितने सालों से छुआ तक नहीं गया था। वह एक पीले पड़े लिफाफे में बंद थी और उस पर हाथ से लिखी इबारत अब मिटने लगी थी। गायब बालिका, नाम रीना साहू, उम्र 15 वर्ष, दर्ज तिथि 3 जून 2019। मिश्रा ने वह फाइल अपने सामने खोली। पहले पन्ने पर 2 लाइन की शिकायत थी, मेरी बेटी रीना 3 दिन से घर नहीं लौटी। स्कूल गई थी, लौट कर नहीं आई। मोहल्ले में ढूंढा, नहीं मिली। कृपया ढूंढने की सहायता करें। नीचे शिकायतकर्ता का नाम था, रघुवीर साहू, निवासी पूरब टोला, गोपालपुर। उसके बाद पन्ने खाली थे। कोई जांच रिपोर्ट नहीं, कोई बयान नहीं, कोई स्कूल से पूछताछ नहीं। सिर्फ आखिरी पन्ने पर एक स्टैंप था, बंद किया गया, बिना साक्ष्य के। मिश्रा ने एक गहरी सांस ली। यह वही केस था जो महेश पांडे के कार्यकाल के दौरान दर्ज हुआ था और बिना किसी कार्रवाई के बंद कर दिया गया था। उन्होंने उसी क्षण आदेश दिया, पूरब टोला चलना है, अभी। दोपहर के करीब 4 बजे जब मिश्रा साधारण सरकारी गाड़ी में पूरब टोला पहुंचे तो लोग चौंक गए। कोई हल्ला नहीं, कोई रुतबा नहीं, सिर्फ वही सधा हुआ चाल और आंखों में थमता हुआ तूफान। रघुवीर साहू अब बूढ़ा हो चुका था। उसकी कमर झुकी हुई थी और आंखों में एक थकी हुई रोशनी थी। मिश्रा ने सीधे जाकर पूछा, आप रघुवीर साहू हैं? वो चौंका, फिर धीरे से बोला, हां साहब, मैं ही हूं। कौन? आप? मैं जिला अधिकारी रामचरण मिश्रा हूं, उन्होंने सीधे कहा। साहू के हाथ कांपने लगे। साहब, अब किस लिए आए हैं? मेरी रीना कहीं खो गई, अब तो सब भूल गए, मिश्रा ने कहा।
पर मैं नहीं भूला, और मैं चाहता हूं कि आप भी मत भूलिए। फिर उन्होंने पूछा, स्कूल कौन सा था जहां रीना पढ़ती थी? साहू ने बताया, गांव का माध्यमिक विद्यालय। 7वीं कक्षा में थी। बड़ी तेज थी पढ़ने में। मिश्रा ने तुरंत स्कूल का दौरा किया। वहां की पुरानी अटेंडेंस रजिस्टर खंगाले गए। 7वीं कक्षा वर्ष 2019। उसमें रीना का नाम आखिरी बार 1 जून को दर्ज था। उसके बाद पूरा कॉलम खाली था। कोई टीचर रिमार्क नहीं, कोई अनुपस्थिति का कारण नहीं, कुछ नहीं। फिर उन्होंने हेडमास्टर से पूछा, आपने उस वक्त क्या किया था? हेडमास्टर ने पसीना पोंछते हुए कहा, सर, हमने थाने में सूचना दी थी, मगर वहां से कहा गया कि घर का मामला होगा। फिर हमने फॉर्मल कुछ नहीं किया। घर का मामला? 15 साल की लड़की 3 दिन से गायब है और आप सबने मान लिया कि घर का मामला है? मिश्रा की आवाज अब तलखा हो गई। किसके साथ आखिरी बार देखा गया था रीना को? मिश्रा ने पूछा। थोड़ी देर चुप्पी रही। फिर एक चपरासी ने दबे स्वर में कहा, सर, उस दिन दोपहर के बाद उसे गली में रमेश यादव के साथ देखा गया था, बाइक पर। रमेश यादव कौन? मिश्रा ने तुरंत पूछा। सर, वही प्रधान जी का छोटा भाई, जो अब बाहर रहता है। उस वक्त गांव में ही था, फिर अचानक शहर चला गया। बाद में पता चला कि दुबई चला गया। मिश्रा ने वहीं खड़े खड़े फोन लगाया। हेलो, पासपोर्ट कार्यालय से रमेश यादव का विवरण चाहिए। वर्ष 2019 में किस तारीख को उसने विदेश यात्रा की? कुछ ही देर में जवाब आया। रमेश यादव ने 10 जून 2019 को दुबई के लिए उड़ान भरी थी। टिकट और वीजा रिकॉर्ड उपलब्ध है। मिश्रा ने पूछा, और लड़की की गुमशुदगी कब दर्ज हुई थी? 3 जून 2019। जवाब आया। अब तस्वीर साफ थी। मिश्रा ने अगले ही घंटे में महिला थाना प्रभारी को बुलाया और आदेश दिया, अब यह केस फिर से खुलेगा। रमेश यादव को देश वापस लाने के लिए नोटिस भेजा जाएगा। पासपोर्ट जब्त होगा और इंटरपोल से सहयोग मांगा जाएगा। थाने लौटकर उन्होंने जांच अधिकारी से कहा, अब से यह केस हर हफ्ते की रिपोर्टिंग में शामिल रहेगा, और जब तक रीना का पता नहीं चलेगा, यह थाना हर दिन जवाबदेह रहेगा। गांव में इस केस के दोबारा खुलने की खबर तूफान की तरह फैल गई। लोग कहने लगे, जिसे सब भूल गए थे, उसे एक साधु ने फिर से जिंदा कर दिया। रघुवीर साहू उसी शाम मिश्रा के पास आया। उसकी आंखों में आंसू थे। साहब, पता नहीं मेरी रीना मिलेगी या नहीं, मगर आज पहली बार लगता है कि मेरी पुकार किसी ने सुनी। मिश्रा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, रीना सिर्फ आपकी बेटी नहीं है, वो इस थाने की जिम्मेदारी है अब। और जब तक एक भी बेटी गायब है, तब तक ये व्यवस्था पूरी नहीं मानी जाएगी। उसी रात मिश्रा ने जिले की सभी गुमशुदा लड़कियों की लिस्ट मंगवाई और एक नया आदेश जारी किया। हर गुमनाम केस अब नाम से पुकारा जाएगा और हर बंद फाइल अब खुली किताब बनेगी। गांव में एक नई बात चल निकली थी। अब जो चुप था वो बोल रहा है, और जो गलत था वो छुपता फिर रहा है। गोपालपुर अब वही गांव नहीं रहा था। पहले जहां थाने के सामने से गुजरते समय लोग गर्दन झुका लिया करते थे, अब वही लोग वहीं खड़े होकर सवाल पूछते थे। शिकायत दर्ज हुई या नहीं? तारीख क्या लगी है? अगली सुनवाई कब है? और सबसे बड़ी बात, अब साधु बाबू आएंगे क्या देखने? जिला अधिकारी रामचरण मिश्रा ने अपने निरीक्षण के 7वें दिन एक नया दफ्तर वहीं थाने के भीतर बनवा दिया था। एक छोटी सी चौकी, एक टेबल और एक खिड़की, जिससे बाहर बैठे लोग दिखाई दें। उस टेबल पर कोई सरकारी मुहर या शोपीस नहीं था, सिर्फ एक पुरानी रजिस्टर और एक चाय की केतली। उन्होंने एक नियम बनाया था, हर सुबह 2 घंटे वो जनता के बीच बैठेंगे, वर्दी वालों के बिना। यह निर्णय किसी सरकारी सर्कुलर में नहीं था, लेकिन इसने पूरे तंत्र की रीढ़ को हिला दिया था। उस दिन सुबह एक औरत आई, उम्र करीब 35, सूती साड़ी, माथे पर फीका सा सिंदूर और हाथों में एक मुड़ा कुचला कागज। सर, नाम मालती है मेरा, उसने कांपते हुए कहा। मेरे पति की मौत को 4 साल हो गए। बोले थे कि खेत मेरे नाम कर देंगे, पर कागज कभी मिले ही नहीं। दरोगा ने कहा, तेरा आदमी कर्ज में डूबा था, अब खेत बैंक की मर्जी से जाएगा। मगर बैंक ने कहा, हमारे पास ऐसा कोई कागज नहीं, तब से मैं घूम रही हूं। मिश्रा ने कागज लिया और देखा, उसमें पति के दस्तखत थे
और तहसील के मुहर भी। वह साफ दिखा रहा था कि खेत का उत्तराधिकारी मालती ही है। यह जमीन कहाँ है? मिश्रा ने पूछा। बाबा, घाट के पीछे वाला चक, उसी में। और अब कौन जोत रहा है? सर, वही सुरेश यादव, दरोगा का पुराना आदमी। मिश्रा ने उसी समय तहसील से रिकॉर्ड मंगवाया। रिकॉर्ड में जमीन अभी भी उस मृतक पति के नाम थी, लेकिन जमीनी कब्जा रजिस्टर में सुरेश यादव का नाम लिखा था, स्थायी काश्तकार। बिना उत्तराधिकारी के सहमति के यह रजिस्टर कैसे बदला गया? मिश्रा ने सवाल उठाया। सर, वो उस वक्त पांडे दरोगा ने सीधा कब्जा लिखवा दिया था, रिकॉर्ड बाबू ने डरते डरते जवाब दिया। मिश्रा ने उसी पल 3 अधिकारियों को आदेश दिया, पूरा कब्जा, रिकॉर्ड और फील्ड रिपोर्ट तैयार करो और आज ही शाम तक मालती देवी को उनकी जमीन वापस दिलवाने की प्रक्रिया शुरू हो। शाम तक मालती के खेत में फिर से उसके बेटे ने हल चलाया। गांव की औरतों ने जब ये देखा तो कई ने पहली बार अपने दबे हुए कागज खोजे और अगली सुबह वो भी उस टेबल के पास पहुंची जहां मिश्रा बैठते थे। अगली सुबह एक लड़का आया, उम्र करीब 17 साल। उसका नाम विजय था। वो कांपते हुए बोला, साहब, मेरे पापा पुलिस में थे, गांव के ही थे, पिछले साल सस्पेंड कर दिए गए। बोले किसी केस में गड़बड़ी हुई, लेकिन पापा कहते थे मैंने कुछ गलत नहीं किया। अब वो शराब पीने लगे हैं, घर में कोई काम नहीं करते और गांव में लोग हंसते हैं मुझ पर। मिश्रा ने पूछा, पिता का नाम? राजेंद्र चौहान। मिश्रा को यह नाम कुछ जाना पहचाना लगा। उन्होंने फौरन मुख्यालय से राजेंद्र की फाइल मंगवाई। फाइल में लिखा था, उपनिरीक्षक राजेंद्र चौहान पर जांच लंबित। कारण, प्रभावशाली व्यक्ति के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करना। आदेश, अस्थायी निलंबन। चार्जशीट में नाम था विनोद सिंह, ग्राम प्रधान, चक बहादुर। मिश्रा ने वो चार्जशीट भी मंगवाई। पढ़ने के बाद उनकी आंखों में आग थी। उसमें लिखा था, प्रधान ने विकास निधि से फर्जी बिल लगाए, जिसकी पुष्टि खुद चौहान ने की थी। दस्तावेज संलग्न है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो सच्चाई लाया वही सस्पेंड हुआ। मिश्रा ने बगल में बैठे नए प्रभारी से पूछा। सर, उस वक्त पांडे जी ने कहा था मामला ऊपर तक जाएगा, फालतू बहस मत करिए। और वो ऊपर कौन था? कोई जवाब नहीं। मिश्रा ने राजेंद्र चौहान को तुरंत थाने बुलवाया। जब वो आया तो उसका चेहरा झुका हुआ था, कंधे गिरे हुए थे, आंखें खाली। राजेंद्र जी, मिश्रा ने कहा, आपने जो किया था वो गलत नहीं था, लेकिन सिस्टम ने आपको गलत साबित कर दिया। राजेंद्र की आंखें भर आईं। सर, मैंने सोचा था शायद मर जाऊं तो बेहतर। नहीं, अब आपको जीना है उसी वर्दी में, मगर उस पर अब कोई दाग नहीं रहेगा। मिश्रा ने आदेश दिया, राजेंद्र चौहान की बहाली तुरंत हो। उनके ऊपर जो जांच थी उसे बंद किया जाए और जिनके दबाव में वो हटे थे उनके खिलाफ अलग से जांच हो। गांव में यह खबर गई तो लोग बोले, अब थाना पुलिस का नहीं, जनता का लगने लगा है। मिश्रा को अब सिर्फ शिकायतें नहीं मिल रही थीं, अब लोग सुझाव भी देने लगे थे। सर, एक दिन थाने का स्कूल जैसे चक्र चले, बच्चों को दिखाइए कि पुलिस कैसे काम करती है। सर, हर महीने पंचायत भवन में थाना दिवस हो। सर, युवाओं के लिए थाने में प्रशिक्षण शिविर लगे। मिश्रा ने सबको सुना और कहा, अब यह केवल कानून की जगह नहीं, भरोसे की पाठशाला बनेगा। गांव के लोग अब इस नए थाने को एक नाम देने लगे थे, साधु थाना, क्योंकि उन्होंने सीखा था कभी कभी सबसे बड़ा न्याय उसी के हाथों होता है जो चुपचाप आता है, सुनता है और फिर सब कुछ बदल देता है, बिना लाठी, बिना हुक्म, सिर्फ नजर और नीति से। गांव वालों ने जिस थाने को अब साधु थाना कहना शुरू कर दिया था, वह अब केवल एक पुलिस चौकी नहीं, बदलाव की पहचान बन चुका था। कभी जिसकी दीवारें सिर्फ डर की कहानियां सुनती थीं, अब वहीं पर हिम्मत की आवाजें गूंजने लगी थीं। लोगों की आंखों में अब शिकायत नहीं, उम्मीद चमकने लगी थी। जिला अधिकारी रामचरण मिश्रा, जो कभी गेरुआ वस्त्रों में साधु बनकर थाने की चौखट पर चुपचाप आए थे, अब अपनी सादी खाकी जैकेट में हर सुबह गली गली घूमते थे, बिना सुरक्षा, बिना शोर। और जहां वो जाते वहां बस एक बात कहते, मुझे सुनने का हक है, जवाब देने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। उस दिन मिश्रा ने फैसला लिया,
गांव की सबसे पुरानी समस्या को सुलझाने का। वह समस्या थी कुंवारी बस्ती, एक ऐसा मोहल्ला जहां की कोई भी औरत या लड़की थाने की दहलीज तक नहीं पहुंच पाई थी। वजह, वह इलाका उन दबंगों के कब्जे में था जो पहले दरोगा पांडे के खास माने जाते थे और जो अब भी वहां का कानून अपने हाथ में मानते थे। मिश्रा ने बिना किसी को बताए उस मोहल्ले में सुबह 6 बजे जाकर दस्तक दी। पहली ही गली में दो युवक खड़े थे जो रास्ता रोककर बोले, साहब, आप यहां, कुछ दिक्कत है क्या? मिश्रा ने सीधी नजर से देखा। हां, मुझे देखना है कि इस इलाके में महिलाओं की आवाज कितनी गहरी दबी है। एक बूढ़ी औरत सामने आई, आंखें झुकी हुईं, कांपते होंठ। साहब, यहां की लड़कियां बोलती नहीं। वो बोलेंगी तो अगले दिन सगाई टूटेगी, काम छूटेगा या नाम मिटा दिया जाएगा। नाम मिटाए जाते हैं? मिश्रा ने पूछा। हां साहब, जैसे मेरी पोती रज्जो का नाम मिटा दिया गया था स्कूल से, सिर्फ इसलिए कि उसने प्रधान के लड़के को रास्ते पर थप्पड़ मार दिया था जब वो छेड़खानी कर रहा था। फिर? मिश्रा ने पूछा। फिर उसी रात प्रधान ने थाने फोन किया, दरोगा पांडे की जीप आई और रज्जो को उठा ले गए। 2 दिन बाद लौटी तो वो बोलना ही भूल गई थी, नाम भी नहीं लेती किसी का। मिश्रा ने गाड़ी से उतरकर रज्जो को बुलाया। लड़की दुबली पतली थी, चेहरा पीला, लेकिन आंखें अब भी झील सी गहरी। बेटी, मुझे नहीं बताओ तो कोई बात नहीं, लेकिन क्या तुम वो हो जिसने सच को हाथ से रोका था? रज्जो का शरीर कांपा, पर उसने सिर हिलाया। हां मैं। अब मेरी बात सुनो, मिश्रा ने कहा। आज से तुम्हारा नाम मिटाया नहीं जाएगा, बल्कि गाया जाएगा। वहीं खड़े खड़े मिश्रा ने आदेश दिया, रज्जो की फाइल स्कूल में दोबारा दर्ज की जाए और वह गांव की महिला सुरक्षा दल की पहली सदस्य बनेगी। बस्ती की औरतों में पहली बार कोई लड़की सामने आई थी और उसके साथ खड़े थे खुद जिला अधिकारी। उस दिन शाम को गांव के स्कूल में एक सभा हुई जहां मिश्रा ने मंच से एक घोषणा की। आज से गांव में मौन गवाही योजना शुरू की जा रही है, जहां महिलाएं और लड़कियां नाम लिए बिना अपनी बात कह सकेंगी और उसका हल निकलेगा बिना उनका नाम उजागर किए। उन्होंने स्कूल के एक कमरे में विश्वास पेटी रखवाई, जहां लोग बिना नाम डाले अपनी लिखित शिकायतें डाल सकते थे और वो हर हफ्ते मिश्रा खुद खोलेंगे। पहली ही सुबह उस पेटी से 27 चिट्ठियां निकलीं। एक में लिखा था, मैं एक किसान की बेटी हूं। खेत में पानी लगाते समय स्कूल मास्टर मुझे छूने की कोशिश करता है। मां को बताई तो उन्होंने कहा, मास्टर है, झेल जा, मगर अब और नहीं। मैं सिर्फ बताना चाहती हूं कि मुझे डर नहीं लगता अब, क्योंकि मैंने देखा है जब एक साधु थाने में आ सकता है तो मैं अपने खेत में क्यों न खड़ी रहूं। मिश्रा की आंखें भर आईं, लेकिन चेहरे पर मुस्कान थी, जैसी होती है किसी पिता की जब उसकी बेटी पहली बार ऊंची आवाज में दुनिया को जवाब देती है। उन्होंने उसी दिन आदेश दिया, जिस मास्टर पर आरोप है उसे तत्काल निलंबित किया जाए और विशेष महिला अधिकारी द्वारा पूछताछ हो। इसके साथ ही मिश्रा ने एक और साहसिक कदम उठाया। अब हर महीने एक थाना संवाद यात्रा होगी, यानी पूरा थाना स्टाफ गांव गांव जाकर लोगों से खुले में संवाद करेगा, पूछेगा कि कैसा चल रहा है कानून, कहां दिक्कत है और कहां डर अब भी बाकी है। पिछले 2 दशकों में यह पहली बार हुआ था कि गांव के लोग पुलिस से भाग नहीं रहे थे, बल्कि उन्हें रोक कर कह रहे थे, थोड़ा बैठिए, हम कुछ कहना चाहते हैं। जिला अधिकारी अब कहीं भाषण नहीं देते थे, वो बस सुनते थे और हर आवाज को अपनी डायरी में नोट करते थे। उस डायरी में जिसके पहले पन्ने पर लिखा था, कभी कभी न्याय शोर से नहीं आता, वो गेरुआ चुप्पी में उतरता है और सन्नाटे में काम कर जाता है। गांव की लड़कियां अब थाने के सामने से निकलती थीं तो घूंघट नहीं करती थीं। लड़के अब जोर से नहीं बोलते थे, बल्कि समझने की कोशिश करते थे। और जिनके चेहरे पर पहले सत्ता की हेकड़ी हुआ करती थी, अब उनकी आंखों में चौकसी थी, क्योंकि अब गांव जानता था कभी भी कोई साधु फिर से आ सकता है और इस बार वो सिर्फ देखने नहीं, हिसाब करने आएगा।